नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो टोटली आपके डिमांड के ऊपर बनाई जा रही है दोस्तों, और नई होने वाली है। जब आप वॉल की शटरिंग करते हैं तो क्या आपको करना पड़ता है, और ये ज़रूर वीडियो यूज़फुल हो आपके लिए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप साइट पे वॉल करने जाते हैं तो सबसे पहले स्केच तैयार करते हैं। स्केच के साथ साथ आप डायग्राम तैयार करते हैं कि फॉर्म वर्क पर कितना लोड आता है, लोड कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आप लोड कैलकुलेशन के बाद बारीकी से चेक करते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और यदि गड़बड़ रहती है तो आप सुधार करते हैं। अदरवाइज फिर तय करते हैं कि फॉर्म वर्क कैसे लगाना है। इसके बाद जब वॉल की शटरिंग फिक्स होने लगती है तब आपको वुडन प्लाई कौन सी यूज करनी है, बैटन की स्पेसिंग क्या रखनी है, साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो सपोर्टिंग हैंड की होती हैं, जैसे वॉलर की स्पेसिंग क्या होगी, इसके फोल्डिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन अंततः एक सवाल आता है कि आखिर क्यों और कैसे। अब दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था डिजाइन डाटा कैसे आप कैलकुलेट करते हैं जब वॉल की शटरिंग होती है। वॉल की शटरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह आपने देखा है कि वॉल की शटरिंग आप लगाते हैं और कंक्रीटिंग के दौरान शटरिंग बल्ज हो जाती है, या तो हल्का सा कर्व लेके कंक्रीट फेस आता है, या फिर कभी कभी नीचे से टिल्ट हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है। तो डिजाइन डाटा के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया लिए गए थे, कौन से डाटा लिए गए थे, और डिजाइन प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया गया था। वॉल की कंडीशन के लिए बहुत सारे फैक्टर थे, कोफिशिएंट भी बहुत सारे थे, जिनको आपने लास्ट की वीडियो में देख लिया दोस्तों कि जब आप वॉल की शटरिंग करते हैं तो कैसे प्रेशर जनरेट होता है, और कैसे वॉल की आप बैटन स्पेसिंग या फिर वॉलर लगाएंगे या फिर स्टेजिंग करेंगे या टाई रॉड लगाएंगे तो आपको कैसे प्रोवाइड करना है या कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ डिजाइन के हिसाब से आपने देख लिया था कि लोड कैसे कैलकुलेट किया जा रहा था। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि वॉल की थिकनेस का इसमें कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे स्लैब में या फिर बीम में जब आप डिजाइन करते थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें थिकनेस का जिक्र है, बट वॉल में कहीं भी वॉल की थिकनेस का मेंशन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है दोस्तों कि होता क्या है कि जब आपकी वॉल रहती है और ग्रीन कंक्रीट रहती है तो यहाँ थिकनेस का कोई वैल्यू नहीं होता। जिस हिसाब का फॉर्मूला है उसमें ग्रीन कंक्रीट के द्वारा जो भी प्रेशर जनरेट होता है वो इस तरह का जनरेट होता है, इसलिए यहाँ कोई पर्टिकुलर वॉल की थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, और आप डायग्राम बनाते हुए बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट आपने देखा था 2.9 टन पर मीटर आपका यूडीएल आ रहा था, मीन्स वॉल की एक तरफ यदि शटरिंग होगी उसका 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में 2.9 टन का लोड आ रहा है। अब नॉर्मल जगह पे आपने सारे जगह पे देखा है कि 12 mm की प्लाई यूज होती है, जैसा कि ये सेक्शन बनाया हुआ है। ब्राउन कलर को आप प्लाई कंसीडर कर सकते हैं, जो हल्का ब्लू कलर है उसको बैटन कंसीडर कर सकते हैं, फिर वॉलर लगाते हैं, फिर आप टाई रॉड लगाते हैं। अब 12 mm प्लाई को यहाँ कंसीडर करते हुए 12 mm का साइज भी आपको पता है 1220 बाई 2440 mm की प्लाई होती है, आपको इसी को यूज करना है। तब 12 mm की थिकनेस वाली प्लाई यूज करने पे उसका विड्थ देखिए कैसा होगा। जो विड्थ ऑफ प्लाई होगी वो 1 मीटर होगा, क्योंकि हमेशा 1 मीटर के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट मीटर के लिए। यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा है, 1 मीटर को चेंज किया गया है। डेप्थ ऑफ प्लाई जो होगी वो प्लाई की थिकनेस होगी 1.2 सेंटीमीटर है दोस्तों, और यहाँ सारी वैल्यू सेंटीमीटर में कैलकुलेट की गई है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आईएस कोड के जितने भी क्राइटेरिया हैं, जैसे अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस हो गया प्लाईवुड का, वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए सेंटीमीटर और केजी में ही कैलकुलेशन यहाँ पे की जाएगी। अब विड्थ 100 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए, एरिया कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर सेक्शन मॉडुलस जो होगा मीन्स बीडी स्क्वायर बाई 6 वो 24 सेंटीमीटर की पावर 4 होगा। अब ये जेड एक्सेस क्यों निकाला जा रहा है दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इफ इज इक्वल टू माई, जिसमें आई अपॉन वाई मॉडुलस ऑफ सेक्शन होता है, इसलिए यहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने निकाल रखी है और एक्सेल में पुटेड है। यदि आप विड्थ या कुछ भी चेंज करते हैं तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, बीडी क्यूब अपन 12 होता है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, आपको भी ये चीज पता है। 14.4 सेंटीमीटर की पावर 4 आता है। अब कोड के थ्रू जो बेंडिंग स्ट्रेस है इन प्लाईवुड 105 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पहले हम लोग बैटन कंसीडर करते हैं। बैटन कितने का यूज किया जा रहा है? 50x75 का। नॉर्मल बोर्ड मेकिंग के लिए यही बैटन यूज किए जाते हैं और 250 की स्पेसिंग यहाँ कंसीडर की जा रही है। 250 की क्यों कंसीडर की जा रही है? ऑलरेडी आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब यहाँ बेंडिंग चेक के लिए सबसे पहले आपको बेंडिंग चेक देखना पड़ता है कि आप कोई भी कंक्रीट कर रहे हैं तो चांसेस क्या होते हैं कि जब लोड इस एरिया पे पड़ेगा, मीन्स फुल बोर्ड पे, तो यहाँ क्रॉस सेक्शनली क्या होगा कि या तो प्लाई ऐसे बेंड होगी जब आपका कहीं पे कमजोर या तो आपने डिजाइन नहीं किया है, या फिर बैटन की स्पेसिंग ज़्यादा है, या प्रॉपर आपने कैलकुलेशन नहीं की है। तो इस बल्जिंग के लिए भी आपको देखना पड़ता है, जो कि बेंडिंग के थ्रू होता है। सेकंड जो बात आती है वो डिफ्लेक्शन होता है कि आपको डिफ्लेक्शन भी चेक करना है। थर्ड जो है वो शियर कितनी आएगी, या फिर शियर में फेल हो रही है कि नहीं हो रही। मीन्स यदि प्लाई के ऊपर लोड पड़ेगा तो प्लाई ऐसा तो नहीं कि अचानक से क्रैक हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने 250 mm स्पेसिंग कंसिडर किया है। 250 mm कंसिडर के हिसाब से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंडीशन, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है दोस्तों, WL²/8 होता है। अब यहाँ W की वैल्यू आपको पता थी कि UDL कितना था? 2.9 टन पर मीटर था। अब यहाँ इसको kg पर सेंटीमीटर में भी चेंज किया गया है दोस्तों। और जो L होगा मैक्सिमम अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ मेंबर, जो 250 mm यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है। इस तरह से WL²/8 मीन्स बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है 0.023 टन मीटर आती है। अब ये कैसे आती है दोस्तों? यहाँ पूरा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि ये जो I67 है ये W की वैल्यू है जो 2.9 टन पर मीटर थी। और इसके बाद जो L83 आपको दिख रहा है, ये L83 ये 250 mm है। और इनको टन से केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया गया है। और जो 250 mm को 10 से डिवाइड किया गया है, जो कि सेंटीमीटर में चेंज करने। इस तरह से इक्वल लगा के यदि आप देखेंगे तो यहाँ 0.023 टन मीटर आएगा जो बेंडिंग मोमेंट होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालनी है कि प्लाईवुड पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है। अब स्ट्रेस के लिए आपको पता है दोस्तों कि बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस, मीन्स जो आप इफ इजकल टू माई का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे तो 94.28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है। कैसे आती है? बेंडिंग मोमेंट आपका इतना आया था, ये आपने देखा है, और जेड एक्सेस की वैल्यू 24 सेंटीमीटर की पावर 4 थी। इसलिए इस वैल्यू से इस वैल्यू में 24 का आप डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये टन और मीटर में है, इसलिए आपको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों करने के बाद आप 24 से जब डिवाइड देंगे तो आपके पास वैल्यू 94.28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ये सारा एक्सेल में पुट है दोस्तों। और इसका मतलब ये है कि जब 1 मीटर बाई 1 मीटर के प्लाई पे आपका 2.9 टन पर मीटर का लोड आ रहा है, उस लोड के अगेंस्ट में जो प्लाई रजिस्ट कर रही है बेंडिंग मोमेंट को, उसकी वैल्यू 94.28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जबकि अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस जो है प्लाईवुड का, अभी मैंने आपको बताया 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये IS कोड के हिसाब से दोस्तों। और इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपका अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस है और जो आपने कैलकुलेट किया है वो IS कोड के अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस से कम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो 50x75 का जो आप बैटन लगाएंगे एट द रेट 250 mm सेंटर बाई सेंटर, वो बिल्कुल सेफ है और बेंडिंग मोमेंट में आपकी प्लाई बिल्कुल पास हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों बेंडिंग मोमेंट का है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो शियर चेक और डिफ्लेक्शन के लिए मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।